2003 से लेकर 2009 के बीच कर्नाटक के 6 अलग-अलग जिलों में एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ जो मतलब किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। बस स्टैंड्स के जो पब्लिक बाथरूम्स होते हैं ना, वहां एक के बाद एक कई औरतों की लाशें मिलने लगी। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये सभी औरतें शादी के लाल जोड़े में सजी हुई थीं। बिल्कुल, लाल जोड़े में थी, लेकिन उनके शरीर पर गहने के नाम पर एक तिनका भी नहीं था। और सबसे बड़ा रहस्य यह था कि बाथरूम के दरवाजे अंदर से बंद थे। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं, संघर्ष का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वे खुद अपनी मौत का इंतजार कर रही थीं। हाँ, अंदर से बंद दरवाजा, दुल्हन का लिबास और मौत। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र यही रहस्य है। आज हम खूनी मंडे के एक क्राइम शो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित एक डीप डाइव कर रहे हैं। और हमारा मिशन सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी सुनाना नहीं है। एकदम सही। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक मामूली सा प्राइमरी स्कूल टीचर साइनाइड मोहन, या जिसे द ब्राइड किलर कहा गया, वो बन गया, और कैसे पुलिस की एक छोटी सी चूक और बाद में एक बेहतरीन डिजिटल ट्रैकिंग ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। इसके साथ ही हम इस बात पे भी गौर करेंगे कि कैसे मूल स्रोत इस सच्ची घटना की तुलना धोखे और रहस्य पर बनी एक फिल्म साली मोहब्बत से करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत दिलचस्प एंगल है ना? तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर 6 साल तक ये सब कैसे चलता रहा बिना किसी की नजरों में आए? देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत में जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है हमारे सिस्टम की बेरुखी। 2003 से 2009 तक का समय, मतलब 6 साल का लंबा अंतराल, और एक ही तरीके से हो रही कई मौतें। और किसी ने नोटिस नहीं किया? स्रोत के अनुसार पुलिस ने इन मौतों को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये लाशें मुख्य रूप से लोअर क्लास और लोअर कास्ट की औरतों की थीं। समझना बहुत मुश्किल है कि इतनी सारी मौतें हो रही थीं और किसी को एक पैटर्न नजर नहीं आया। यही तो बात है। पुलिस बस अखबारों में एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छपवा देती थी। और फिर कोई पहचानने आता नहीं होगा तो बात आई गई हो जाती होगी। बिल्कुल, फाइल बंद कर दी जाती थी। जब समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग गायब होते हैं ना, तो अक्सर उनकी आवाज फाइलों के ढेर में दब जाती है। पुलिस के लिए ये महज आत्महत्या के मामले थे, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। हाँ, दरवाजा बंद होने की वजह से हत्या का शक कम ही होता था। लेकिन जून 2009 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरी सुस्ती को तोड़कर रख दिया। बरीमारू गांव की 22 साल की अनीता बंगेरा अचानक गायब हो गई। और अनीता खाली हाथ नहीं गई थी, है ना? वो अपने साथ घर से बहुत सारा सोना, नकद पैसा और एक महंगा मोबाइल फोन लेकर निकली थी। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान गांव का एक और लड़का भी गायब था। तो क्या पुलिस ने इसे सीधे तौर पर एक प्रेम प्रसंग और भागने का मामला मान लिया? शुरुआत में पुलिस की थ्योरी यही थी, लेकिन अनीता का परिवार इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। गांव वालों में भारी आक्रोश था। बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने बदाकल पुलिस स्टेशन को ही जला देने की धमकी दे डाली। वाह, पुलिस स्टेशन जलाने की धमकी? हाँ, इस भारी दबाव के कारण पुलिस को 1 महीने का समय मांगना पड़ा। ये तो ऐसा है जैसे पजल के टुकड़े आपके सामने बिखरे हों, लेकिन आप उन्हें जोड़ने से तब तक इनकार करते हैं जब तक कोई आपके सिर पे बंदूक न रख दे। मतलब सिस्टम को जलाने के लिए हमेशा हिंसा की धमकी की जरूरत क्यों पड़ती है? ये एक कड़वी सच्चाई है। अक्सर एक बड़ा दबाव ही किसी रूटीन काम को एक गंभीर जांच में बदलता है। थाने को जलाने की धमकी ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। और ठीक 1 हफ्ते बाद बरमारू से करीब 160 किलोमीटर दूर हसन शहर के एक बस स्टैंड के बाथरूम में अनीता की लाश मिली। वही खौफनाक पैटर्न, शादी का जोड़ा, शरीर पर कोई गहना नहीं, अंदर से बंद दरवाजा और मुंह से निकलता हुआ झाग। बिल्कुल, 6 साल से जो पैटर्न अनदेखा किया जा रहा था, वो एक परिवार के गुस्से के कारण अचानक पूरी फोर्स के सामने आ खड़ा हुआ। तो परिवार के इस दबाव ने पुलिस को एक हाई लेवल टीम बनाने पर मजबूर किया, और यहीं से वो सुराग मिलना शुरू हुए जिन्होंने एक बहुत बड़े जाल का पर्दाफाश किया। Here's where it gets really interesting, क्योंकि अब जांच पुराने तरीकों से हटकर डिजिटल ट्रैकिंग की तरफ बढ़ती है। हाँ, पुलिस ने सबसे पहले अनीता के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। गायब होने से ठीक 1 रात पहले वो एक खास नंबर पर बहुत लंबी बात कर रही थी। अच्छा, वो नंबर किसका था? ये नंबर एक श्रीधर नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था। लेकिन जब पुलिस ने श्रीधर को पकड़ा तो उसने बताया कि उस नंबर का इस्तेमाल वो नहीं बल्कि उसके बहन कावेरी कर रही थी। और कावेरी खुद गायब थी, राइट? हाँ, कावेरी 17 मार्च से गायब थी। बाप रे। तो एक गायब लड़की के फोन रिकॉर्ड ने पुलिस को दूसरी गायब लड़की तक पहुंचा दिया।
और लूप यहीं खत्म नहीं हुआ। जब कावेरी के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो तार कसरगोड की एक और लड़की पुष्पा तक जुड़े। जो शायद वो भी गायब होगी। बिल्कुल, वो पिछले 1 साल से गायब थी और पुष्पा के रिकॉर्ड्स ने पुत्तूर जिले के विनोदा का नाम सामने ला दिया। मतलब एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही थीं। हाँ। तो पुलिस के पास अब 20 ऐसी लड़कियों की लिस्ट थी जो एक दूसरे के संपर्क में थीं और गायब हो चुकी थीं। क्या पुलिस को लगा कि ये कोई बहुत बड़ा मानव तस्करी या ह्यूमन स्मगलिंग का रैकेट है? शुरुआत में तो पुलिस का पहला अनुमान यही था। जब इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां एक ही इलाके से गायब हों तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे तार्किक सरी लगती है। लेकिन डिजिटल सुराग कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। उन्होंने फिर क्या ट्रैक किया? पुलिस ने उन सभी फोन नंबर्स के हार्डवेयर फुटप्रिंट्स यानी IMEI नंबर्स को ट्रैक करना शुरू किया। मतलब सिर्फ फोन नंबर नहीं बल्कि उन हैंडसेट्स की लोकेशन तलाशी जा रही थी जिनमें वो सिम कार्ड इस्तेमाल हुए थे। एकदम सटीक। भले ही सिम कार्ड बदल दिए गए हों, डिवाइस का IMEI वहीं रहता है। ट्रैकिंग में पता चला कि इन गायब लड़कियों के फोन कभी न कभी मैंगलोर के पास दरलकांटे नाम के एक गांव के सेल टावर से एक्टिव मिले थे। और यहीं पर वो सुराग मिला जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया, क्योंकि पुलिस को एक फोन चालू हालत में मिला और वो फोन किसी शातिर क्रिमिनल के पास नहीं बल्कि एक 13 साल के लड़के के पास था जिसका नाम धनुष था। हाँ, जब पुलिस ने धनुष से पूछा कि उसे वो महंगा फोन कहाँ से मिला तो उसने बताया कि ये फोन उसे उसके चाचा मोहन कुमार ने खेलने के लिए दिया था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब एक मास्टरमाइंड किलर जो इतने सफाई से खून कर रहा है, पुलिस की नजरों से बचा हुआ है, वो एक गायब लड़की का फोन अपने ही 13 साल के भतीजे को दे देता है। ये तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी। हाँ, या कह सकते हैं कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस। अपराध मनोविज्ञान में इसे अति आत्मविश्वास कहा जाता है। जब कोई सीरियल किलर लगातार कई सालों तक नहीं पकड़ा जाता तो उसे लगने लगता है कि वो कानून से ऊपर है। उसे लगा होगा कि एक मृत लड़की का फोन कभी ट्रैक नहीं होगा। बिल्कुल, यही घमंड उसकी ढाल भी था और अंततः उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बना। मोहन के फोन को ट्रैक करने पर पता चला कि वो अपनी अगली शिकार की तलाश में है। तो पुलिस ने मोहन के नंबर को ट्रैक किया जो उस समय एक्टिव था। उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो सुमंती नाम की एक लड़की से लगातार लंबी लंबी बातें कर रहा है और खुद को आनंद बता रहा है। पुलिस ने जब सुमंती से संपर्क किया तो उसे पूरा सच बताया। ये किसी को बताना कि जिससे वो शादी करने वाली है वो एक सीरियल किलर है, आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पुलिस ने सुमंती को कुछ पुरानी गायब लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं और उनके गायब होने का पैटर्न समझाया। तब जाकर उसे सच्चाई का एहसास हुआ। इसके बाद पुलिस ने एक जबरदस्त स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। और प्लान के तहत सुमंती को शादी का जोड़ा पहनाकर बस स्टेशन भेजा गया। सादे कपड़ों में पुलिस बस स्टेशन पर तैनात थी। जैसे ही मोहन उसके करीब आया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। What's fascinating here is पुलिस स्टेशन में उसने जो सच उगला वो पुलिस की सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उसने क्या कहा? उसने बताया कि वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि प्रोफेसर मोहन कुमार है और उसने 20 नहीं बल्कि 32 औरतों का खून किया है। 32 औरतों का? बाप रे, ये आंकड़ा दिमाग सुनकर देने वाला है। एक इंसान जो प्राइमरी स्कूल टीचर था वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड कैसे बन गया? उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, उसकी कहानी बहुत अजीब है। वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर था। एक महिला ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था तो उसने गुस्से में आकर उसे एक नहर में धक्का दे दिया। तो शुरुआत एक क्राइम ऑफ पैशन से हुई थी। गुस्से में उठाया गया कदम, लेकिन वो महिला बच गई थी, है ना? हाँ, महिला बच गई। मोहन गिरफ्तार हुआ पर सबूतों के अभाव में छूट गया। हमारे सिस्टम की कमियों का फायदा उसे तब भी मिला। बिल्कुल, लेकिन उसकी नौकरी चली गई। बेरोजगारी के दिनों में वो बस स्टैंड्स पर वक्त बिताने लगा। वहीं उसकी दोस्ती सलीम नाम के एक शख्स से हुई जो सोने पर पॉलिश करने का काम करता था। अच्छा, और सलीम ने ही उसे साइनाइड के बारे में बताया होगा? हाँ, सलीम ने उसे दुनिया के सबसे खतरनाक जहर साइनाइड के बारे में बताया। मोहन ने खुद को एक सुनार का कर्मचारी बताया और साइनाइड की पूरी बोतल खरीद ली। तो मतलब एक पूर्व टीचर ने इन 32 हत्याओं को अंजाम देने के लिए साइनाइड का खौफनाक रास्ता चुना। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? आर्थिक जरूरत के लिए। उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर 2 और शादियां कर ली थीं और दोनों पत्नियों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। घर चलाने के लिए उसने लूट और हत्या का रास्ता चुना। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक क्राइम ऑफ पैशन एक ठंडे दिमाग से की गई सीरियल किलिंग में बदल गया, वो भी सिर्फ 2 परिवारों का खर्च उठाने के लिए। तो आखिर उसका तरीका क्या था? उसने पुलिस को इतने सालों तक चकमा कैसे दिया? उसका काम करने का तरीका यानी MO बहुत ही कैलकुलेटेड था।
वो बस स्टैंड पर लोअर क्लास की लड़कियों को निशाना बनाता, प्यार का नाटक करता और उन्हें सबसे बड़ा लालच देता, बिना दहेज शादी का। दहेज का दबाव हमारे समाज में एक बहुत बड़ी दुखती रग है जिसका उसने फायदा उठाया। बिल्कुल। फिर वो उन्हें मंदिर ले जाकर शादी करता और पास के किसी लॉज में सुहागरात मनाता। अगली सुबह वो उन्हें गहने कमरे में ही रखने को कहता। और कोई लॉज वाला उससे कुछ नहीं पूछता था? वो हर बार अलग शहर और अलग लॉज चुनता था। सुबह सुबह अकेले चेकआउट करने पर उस समय इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। और फिर बस स्टैंड पहुंचकर वो उन्हें मौत की गोली देता था। हाँ, वो लड़कियों को साइनाइड से भरी गर्भ निरोधक गोली यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देता था। ये कितनी खौफनाक चालाकी है। वो उनसे कहता कि गोली से तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए वे इसे बाथरूम के अंदर जाकर खाएं और दरवाजा अंदर से बंद कर लें। और लड़कियां चुपचाप बात मानकर खुद अपने हाथों अपनी मौत को गले लगा लेती थीं। किलर ने महिलाओं की प्राइवेसी की जरूरत और सामाजिक शर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मतलब बाथरूम का दरवाजा जो उन्हें समाज से बचा रहा था, वही उनकी कब्र बन गया। बिल्कुल। पुलिस को 32 में से 20 हत्याओं के ठोस सबूत मिले, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा तो अभी बाकी था। मुकदमा शुरू होने पर मोहन ने अपना केस खुद लड़ा। उसने वकील नहीं लिया? नहीं, वो अपने कबूलनामे से मुकर गया और कहा कि उन लड़कियों ने खुद साइनाइड खाकर जान दी क्योंकि उसने उनसे शादी करने से मना कर दिया था। ये तो हद दर्जे का घमंड है। वो जेल में कानून की पढ़ाई करता और पुलिस की जांच की कमियां निकालता। उसे लगा था कि वो फिर से कानून की कमियों का फायदा उठाकर बच निकलेगा। लेकिन 2 गवाहों ने उसकी पूरी बाजी पलट दी, है ना? हाँ, पहला गवाह था ईश्वर भट्ट, जो एक मंदिर का पुजारी था। उसने क्या बताया? उसने बताया कि अनीता के गायब होने के समय मोहन ने एक हत्या के प्रायश्चित के लिए उसके मंदिर में कुमकुम अर्चना करवाई थी। वाओ, मतलब भगवान के सामने उसने अपना गुनाह मान लिया था। और दूसरी गवाह कौन थी? दूसरी गवाह उसकी एक शिकार थी जो चमत्कारिक रूप से बच गई थी। उसने गोली पूरी नहीं खाई थी और सिर्फ बेहोश हुई थी। और उसने कोर्ट में उसका पूरा तरीका खोल कर रख दिया होगा। बिल्कुल। उसने अदालत में बताया कि कैसे मोहन ने उसे फंसाया, लॉज में रखा और फिर बस स्टैंड के बाथरूम में जाकर गोली खाने को कहा। इन गवाहियों के बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और वो हमेशा के लिए द ब्राइड किलर के नाम से मशहूर हुआ। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो श्रोत में एक बहुत दिलचस्प समानांतर का जिक्र किया गया है। वो Z5 की फिल्म साली मोहब्बत वाला कनेक्शन, राइट? हाँ, श्रोत इस सच्ची कहानी के धोखे और रहस्य की तुलना साली मोहब्बत से करता है। फिल्म में भी पुलिस ऑफिसर रतन एक डबल मर्डर मिस्ट्री में फंसा है, जहां स्मिता, शालू और पंकज की उलझी हुई कहानी है। मतलब असल जिंदगी के अपराधों में जो बेवफाई और रहस्य के जाल होते हैं, जैसे मोहन का 2 पत्नियों के साथ रहना, वही चीजें फिक्शन में भी हमें अंत तक बांधे रखती हैं। एकदम सही। इंसान की डार्क साइकोलॉजी दोनों जगह एक सी ही होती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक खूनी की कहानी नहीं है। ये सिस्टम की सुस्ती, डिजिटल ट्रैकिंग की ताकत और कमजोर तबके की लड़कियों के शोषण की बहुत ही खौफनाक कहानी है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सुनने वालों के लिए यहाँ एक विचारणीय सवाल है। साइनाइड मोहन ने इन लड़कियों को फंसाने के लिए जिस सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, वो था बिना दहेज के शादी का लालच। अगर हमारे समाज में दहेज और शादी को लेकर लड़कियों पर इतना भारी सामाजिक दबाव न होता, तो क्या ये लड़कियां इतनी आसानी से किसी अनजान के साथ जाने को तैयार होती? ये सोचने वाली बात है, जो लड़कियों को इतना मजबूर कर देती है। हम इस सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमेशा की तरह सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। बिल्कुल, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।